हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BANS 183 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब मैंने कर दिए हैं, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक। ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, ये आपका दिसंबर का है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर वाला। ठीक है, दिसंबर 2023 में जो अभी भी रिसेंटली में हुआ है, वही मैंने लिया है। और आपका 50 नंबर का पेपर होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा। और 2 घंटे आपको मिलते हैं, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसमें से 10 नंबर के लिए आपको 300 शब्द लिखने हैं और 5 नंबर के लिए आपको 150 शब्द लिखने हैं। कहने का मतलब कि 300 मतलब 30 पेज, 30 कह रहा हूँ 3 पेज। ठीक है, 10 नंबर के लिए 3 पेज भरने हैं और 5 नंबर के लिए 1.5। ठीक है, उसका आधा। तो ये आपके क्वेश्चन है। इसके मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए, और उसके अलावा पर्यटन और प्रवासन क्या होता है, इसको पूछ रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने कुछ लीव किए हैं, कुछ उठाए हैं। देखो क्या होगा कि इससे पहले भी वीडियोस आ चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वो वाली, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसके अलावा मैंने और भी PYQs करा रखे हैं पहले ही। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या है, इसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट्स में आंसर लिखे हैं, ताकि आप जल्दी से आंसर्स को याद कर पाओ और एग्ज़ाम में लिख पाओ। वो जो आंसर्स हैं वो बहुत ही लंबे लिखे हुए हैं पूरे तरीके से। मतलब उसमें बिल्कुल मैंने छोड़ा नहीं है, कुछ भी शॉर्ट नहीं है वो। ठीक है, तो आपको जैसा भी आपको ठीक लगे, आप इसको देखने के बाद देख सकते हो उस वीडियो को। देखने के लिए कि आप पूरे आंसर कैसे लिख सकते हो। ठीक है, उसमें मतलब काफ़ी पुरानी वीडियोज़ है वो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको देख सकते हो, अदरवाइज़ आप किसी को देख के काम चला सकते हो। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो है मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए और मानव विज्ञान में पर्यटन अध्ययन के इतिहास का वर्णन कीजिए। अब देखो, मानव विज्ञान को परिभाषित करने की बात करें तो मानव विज्ञान जो है वो एक मानव का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ठीक है, इसमें जो वर्तमान और जो अतीत दोनों तरीके की चीज़ें आती है। यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी जगह पे जाते हैं, ठीक है, ट्रैवल करते हैं, टूरिज़्म करते हैं, क्यों करते हैं, क्या रीजंस होते हैं उसके पीछे। जैसे कि सबसे पहला रीज़न तो होगा कि हमें वहाँ पे जाना है, कि भाई वहाँ का जो सोशल लाइफ है बहुत अच्छी है। जैसे कि हम बात करते हैं अमेरिका की, कनाडा की। तो क्यों जाते हैं वहाँ पे लोग, क्योंकि स्टेबल लाइफ है ना, लाइफ स्टाइल वहाँ पे अच्छी है, और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पे आपको ये सब जो इंडिया में गंदगी वगैरह है, ये देखने को नहीं मिलती है ना। मतलब काफ़ी साफ़ सफाई है उन जगहों पे, इसलिए हम लोग जो है प्रेफर करते हैं वहाँ पे जाना। दूसरी चीज़ कि भाई वहाँ की कल्चर को देखने के लिए हम टूरिज़्म भी करते हैं, है ना। जीव विज्ञान जो है उसके लिए जाते हैं, मानव को स्टडी करने के लिए जाते हैं, उनका बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है, और वहाँ की जो लैंग्वेज है वो हमें पसंद आती है। तो मतलब काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं इसके अलावा भी कहीं पे जाने के। ठीक है, तो ये बेसिकली मेन जो परिभाषा है वो ये हो सकती है कि हम कहीं पे क्यों जाते हैं, ये इसकी परिभाषा होती है। ठीक है, और उसके बाद इतिहास जो है उसका क्या है। देखो, इतिहास से अगर हम बात करें तो काफ़ी पुराना है ना। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी तक बुक पढ़ी है हमने, काफ़ी सारी हिस्ट्रीज की बुक पढ़ी है, कि जिसमें हमने देखा था कि बहुत सारे यात्री जो है इंडिया में आए हैं, इंडिया से बाहर भी गए हैं, है ना। जैसे कि हमारे जो गौतम बुद्ध है, उनके जो अनुयायी हैं वो बाहर गए हैं बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए ना। तो ये क्या है, ये ट्रैवल तो था उस समय का, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में था, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते इतनी, है ना। था पहले भी, लेकिन हम बात नहीं करते। लेकिन अगर हम देखें रियलिटी में, तो 20वीं सेंचुरी से जो है ये जो सिलसिला है टूरिज़्म का, ये शुरू हुआ कि लोग बस इसी मकसद से वहाँ पे जाते हैं कि बस घूमना है ना, हॉलीडे सेलिब्रेट करना है वगैरह वगैरह। इस हैसियत से पहले का जो टॉपिक्स थे वो क्या थे, वो धार्मिक रूप से जा रहे थे कि भाई धर्म को प्रचार करना है या व्यापार करना है। तो ये 2 रीजंस थे बड़े बड़े। लेकिन आज लोग जो जाते हैं वो कल्चर को स्टडी करने के लिए, कोई या फिर घूमने के लिए, हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जाते हैं, राइट। तो ये रीजंस जो है आज बदल गए हैं। तो ये ऐतिहासिक जो है हम देखते हैं कि भाई 20वीं सेंचुरी से शुरू हुआ। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसको चरणों में विभाजित कर दिया। जैसे कि प्रथम चरण है ना, ये 20वीं सेंचुरी से शुरू होता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद, है ना। और उसके बाद फिर दूसरा चरण है जो कि 1960 से 70 का दशक है। ठीक है, और तीसरा चरण जो है वो 1980 से 90 का है ना। यानी कि इसमें अलग अलग चेंजेस आपको देखने को मिल रहे थे। देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो 90 का दशक है ना, ये वाला जो तीसरा दशक था, लेकिन 1980 से 90 का जो दशक है वो आर्थिक प्रभाव वाला दशक है ना। इसमें क्या देखा हमने कि भाई जो टूरिज़्म है, इससे हम पैसे कमा सकते हैं, है ना। क्योंकि वैश्वीकरण आया, तो वैश्वीकरण ने एक तरीके से सब कुछ ओपन कर दिया सभी के लिए, कि आप किसी भी जगह पे जा सकते हो। आपको वीज़ा चाहिए, आपके पास वीज़ा है, पैसा है, तो आप इजीली किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो, है ना।
हाँ, बहुत ही कुछ कम कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे आप जा नहीं सकते, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है ना? तो ये नॉर्थ या साउथ कोरिया मैं भूल गया, तो उन जगहों पे आप नहीं जा सकते, है ना? वहाँ पे मतलब परमिशन नहीं देते हैं वो लोग अंदर जाने की अपने देश में, पता नहीं क्यों? तो ये है। उसके बाद चौथा जो चरण है वो है आपका अंतिम चरण, जो कि अभी आप देखने को मिलता है आपको 21st सेंचुरी चल रही है ना, यही वाला चरण इसको हम बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे टिकाऊ पर्यटन, डार्क टूरिज़्म और पर्यटन अनुभव पर जो है डिजिटल चीज़ें को देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे हम इसको बढ़ावा देते हैं, है ना? आज के समय में कि हमें पता है कि बाहर के देशों से लोग आएँगे तो पैसा मिलेगा ना? काफ़ी सारी इकोनॉमिकल प्रॉफिट्स हमें होते हैं, अगर बाहर से लोग आते हैं हमारे पास, हमारे इंडिया में कंट्री में घूमने के लिए आते हैं, तो पहली बात तो वो वीज़ा बनवाएगा हम हमारे इंडिया से, ठीक है? पास होगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ का सामान खरीदेगा, यहाँ की चीज़ें को इस्तेमाल करेगा, है ना? सर्विसेज प्रोवाइड हम उसको करेंगे, वो उससे उसके पैसे देगा, तो काफ़ी सारा हमें फ़ायदा होता है उस चीज़ से, ठीक है? तो ये इसलिए जो है टिकाऊ होता है, और काफ़ी जो है टूरिज़्म, डार्क टूरिज़्म भी होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है? और अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग विषयों से लोग जो यहाँ पे आते हैं, अलग अलग चीज़ों को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे आते हैं। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है सांस्कृतिक संक्रमण को परिभाषित कीजिए। अब देखो, सांस्कृतिक संक्रमण मतलब, इसका मतलब होता है कि मेरी संस्कृति जो है, मेरी संस्कृति में किसी और संस्कृति का मिलान हो जाना या ऐड हो जाना। अभी आप देखते हो ना, जो जैसे कि हम लोग हैं, इंडियंस हैं, तो हमारी संस्कृति अलग है ना? अब हमारी संस्कृति में आप वेस्टर्न जो एक तड़का है वो देखते हो कैसे? अब हम जो है कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं, है ना? और कुर्सी पे बैठ के खाना खाते हैं, टेबल मैच यूज़ करते हैं, सोफे पे सोते हैं, है ना? और बेड पे सोते हैं, टीवी देखते हैं रात को, है ना? तो ये क्या है? ये वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है? ये सारी चीज़ें वेस्टर्न कल्चर है। पहले से नहीं था, हमारे इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं थी, हम लोग ऐसा, हमारा कल्चर है ही नहीं शुरू से भी। लेकिन हम लोग उसका यूज़ करते हैं, तो क्या है, ये हमारी संस्कृति में एक वेस्टर्न जो टच है वो पैदा हो गया है ऑटोमेटिकली हमारी बातों में, हमारी, जब भी हम बात करते हैं तो हम कम कहीं ना कहीं इंग्लिश का शब्द यूज़ कर लेते हैं, है ना? तो ये वेस्टर्न कल्चर, इसको हम मतलब वेस्टर्न कल्चर को हम इससे एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है? परिभाषा मैंने आपको बता दी, उसके अलावा कुछ उदाहरण जो है मैंने आपको लिख रखे हैं यहाँ पे, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके जो है इसको आप रख सकते हो अपने पास, ठीक है? या फिर आप लिख सकते हो, जो भी आपको सही लगता है, पढ़ लो, लिख लो। पढ़ना सही रहता है, लिखना या मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लो तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, वो उसका जो पहला भाग है, यहाँ पे देखो चौथा क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ 2 करने हैं, किसी 2 को आपको अटेम्प्ट करना है, इसी का आंसर लिखना है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 2 के 10 मिलेंगे, ठीक है? आपको याद रखना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि मूल निवासी और मेज़बान क्या होता है। अब देखो, इसको मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि टाइम कम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ताकि जल्दी जल्दी से आपका काम हो जाए। मूल निवासी बेसिकली जो कि वहाँ के रहने के जो मूल लोग होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, है ना? अब मेनली जो इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो मूल निवासी है वो हमारे आदिवासी समुदाय भाई है, ठीक है? उन्हीं को हम मूल निवासी कहते हैं। और अगर हम बात करें मेज़बान की, तो मेज़बान एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि आपके घर में कोई त्योहार है, कोई शादी ब्याह होते हैं ना, तो हम क्या हो जाते हैं, मेज़बान हो जाते हैं, ठीक है? कि भाई हम लोग अपने रिश्तेदारों को वेलकम करेंगे, तो हम क्या हो गए, मेज़बान हो गए, इसी को हम बोलते हैं मेज़बान। अब हम क्या करते हैं, तो इसमें टूरिज़्म में अगर बात करें, तो इसमें क्या होता है कि बाहर से कोई देश से कोई लोग आ रहे हैं, अमेरिका से, यूरोप से, रशिया से, तो वो हमारे देश में आएंगे तो देखेंगे कि भाई क्या क्या माहौल है, कैसा कैसा चल रहा है। तो हम लोग पता उनको वेलकम करते हैं कि सर हेलो, क्या हाल है आपके, वेलकम टू इंडिया, इस तरीके से, इसी को हम मेज़बान कहते हैं, ठीक है? हम उनको फैसिलिटीज़ प्रदान करते हैं, हम उनको खाना देते हैं, रहने के लिए घर देते हैं, मतलब स्थान देते हैं रहने के लिए, तो वो सब जो है हम मेज़बानी करते हैं एक तरीके से, ठीक है? वैसे ही हम कहीं और जाएंगे तो वो लोग हमारा वेलकम करेंगे, उसको हम मेज़बान बोलेंगे, ठीक है? जैसे कि अभी पेरिस जो ओलंपिक हुआ था, तो जो पेरिस ओलंपिक है, जो पेरिस वाले लोग हैं, उन लोगों ने, और जो विदेश के जो नागरिक थे जो वहाँ पे गए थे खेलने के लिए, जो एथलीट्स थे, नागरिक कह रहा हूँ, उन लोगों को वेलकम किया, ठीक है? इसी को हम मेज़बान कहते हैं, ठीक है? मूल निवासी ही मेज़बानी करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इन दोनों का मतलब सेम ही है कि भाई जो मूल निवासी होते हैं, मतलब तो अलग अलग है, लेकिन काम एक ही करते हैं। जो मूल निवासी ही होते हैं वही तो मेज़बानी करेंगे, या फिर ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं अमेरिका में जाके अपने लोगों को, या फिर अमेरिका के लोगों को वहाँ पे वेलकम कर रहा हूँ, नहीं, मैं वहाँ का निवासी नहीं हूँ, तो मैं कैसे वेलकम कर सकता हूँ, है ना? मैं कैसे मेज़बानी कर सकता हूँ? तो ये है इसके अंदर, ठीक है? बाकी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? सेकंड करते हैं। उसके अलावा है धार्मिक स्थलों का वस्तुकरण।
अब देखो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आपको ना बताऊँ, लेकिन कोई बात नहीं, 2 मिनट इसको भी दे देते हैं। अब देखो धार्मिक स्थल जैसे कि हमारे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, चर्च है, इनका ना धार्मिक एक तरीके से यूज़ हो रहा है। आप देखते हो मंदिरों में टिकटिंग की व्यवस्था देखने को मिलती है ना, तो पैसा कमा रही सरकार उससे। उसके अलावा टिकट तो है ही, लेकिन उसमें भी अलग अलग वैरायटीज़ है। एक टिकट ऐसी जो कि वीआईपी लोगों के लिए बनाई जाती है ना। अब देखो मंदिर है, जैसे कि ये हमारा मंदिर हो गया, इसको आप मान लो मंदिर है, यहाँ पे ना भगवान की मूर्ति लगी हुई है, कोई भगवान बैठे हुए हैं ना, और यहाँ पे बीच में एक दीवार खींच दी जाती है, तो ये क्या है, ये नॉर्मल लोगों के लिए है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है वो है वीआईपी लोगों के लिए, वीआईपी। अब यहाँ पे जो दर्शन होंगे ना, वो बहुत ही आराम से, सहजता से, मतलब आराम से खड़े होके वो हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, फ़ोटो वगैरह खींच पाएंगे आराम से फैमिली के साथ। लेकिन ये वाली जो लाइन है वो ऐसे जैसे कि भेड़ बकरियाँ होते हैं ना, उनको भगाते हैं डंडी मार के, उस तरीके से इनके साथ बिहेव किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने सस्ती क्वालिटी की सस्ती टिकटें खरीदी है। दर्शन के लिए भी टिकटें खरीदी, लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपको मिल रही है, ठीक है। इसी को बोलते जो है धार्मिक स्थलों का वस्तुकरण, है ना। घूमने फिरने के लिए भी इस चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी अवैध है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। आप इजीली लिख पाओगे, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल कुछ है नहीं उसके अंदर। उसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन, जो कि है विभिन्न प्रकार के पर्यटन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो अलग अलग प्रकार के पर्यटन मतलब, अब देखो लोग जाते हैं ना, कुछ लोग जाते हैं किसी जगह पे घूमने के लिए, ठीक है, घूमने के पर्पज से, कि भाई हॉलीडेज चल रहे हैं तो घूमते हैं, उसी को हम बोलते हैं हॉलीडे, या फिर घूमने की पर्पज से पर्यटन, ठीक है। या अवकाश पर्यटन इसको हम बोलते हैं। मेनली जो टेक्निकल शब्द यूज़ होता है वो होता है प्रकाश अवकाश, यानी कि छुट्टी के लिए पर्यटन जो हम घूमने जाते हैं उसी को बोलते हैं। एक होता है साहसिक पर्यटन, यानी कि आप खतरों के खिलाड़ी बन जाते हो, है ना। जब बंजिंग जंपिंग करते हैं, चढ़ाई जो है, और स्काई डाइविंग करते हैं, तो ये क्या हो गया, साहसिक पर्यटन के अंदर आता है। इस इको टूरिज्म मतलब, यानी कि आप किसी पर्यावरण के पास जा रहे हो, घूम वहाँ पे, ठीक है, ट्रैवल करते हो, पर्यावरण को जो है पास से देखते हो, अपने एनिमल्स को, उनकी जो जीवनचर्या है उनको हम समझते हो, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। एजुकेशन लेने के लिए बच्चे जाते हैं वहाँ पे, है ना। और एक होता है चिकित्सक पर्यटन, यानी कि आप जैसे कि नाम से पता चल रहा है, किसी क्षेत्र में जा रहे हो, आप घूमने के लिए नहीं जा रहे, पर्यटन है, लेकिन वो एक तरीके से आप अपने इलाज के लिए जा रहे हो। जैसे कि कुछ लोग दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, मुंबई से दिल्ली आते हैं ना, इलाज के लिए, स्टडी के लिए, तो वो भी एक हो गया। ऐसे ही एजुकेशन होता है, यानी कि आप स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाते हो ना, पढ़ने के लिए, तो वो भी एक पर्यटन हो गया एक प्रकार का, ठीक है। उसके बाद आता है घरेलू पर्यटन, यानी कि आप अपने देश के अंदर ही घूमते हो, उसी को बोलते हैं। धार्मिक पर्यटन, यानी कि आप मक्का मदीना जाते हो ना, तीर्थ स्थलों पर जाते हो, उसी को हम बोलते हैं। इसके लिए हम तीर्थ स्थल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका व्यावसायिक पर्यटन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बिजनेस के लिए आप जा रहे हो बाहर, ठीक है। अवकाश पर्यटन होता है, यानी कि छुट्टी के लिए, आपको बताया ना अभी, छुट्टी पे जब आप लीव पे होते हो तो आप सेलिब्रेट करते हो उस चीज़ को, तो उस पर हम जाते हैं। पाक कला पर्यटन, यानी कि खाना टेस्ट करने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा चाह होता है कि भाई खाना टेस्ट करेंगे अलग अलग जगहों का। पंजाब जा रहा है तो वहाँ पे अलग अलग पराठे खा रहा है, कुछ खा रहा है ना। और अपना गुजरात जा रहा है तो वहाँ पे डोसला पोसला बनी, वो क्या खाते हैं, वो सब खा रहा है, ठीक है। सबका अपना ना एक खाना है। और दाल बाटी चूरमा हरियाणा में बनाते हैं। साउथ में जो एक कल्चर है खाना खाने का वो अलग है, तो सबका एक जो है कल्चर अलग अलग होता है। उसी को हम पाक कला पर्यटन कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम खाने को टेस्ट करते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन होता है, कल्याण पर्यटन होता है, यानी कि अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आप कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, बस कल्याण पर्यटन के अंदर ये आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत सारे बता दिए हैं वैसे इसके, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। आप और भी लिख सकते हो, आपको अगर और मिल जाए तो आप लिख सकते हो, आपकी बुक में भी होंगे, ठीक है। आप बुक में देखना ज़रूर, कुछ मिल जाएंगे आपको एक्स्ट्रा। 7वां क्वेश्चन जो है वो पारिस्थितिक पर्यटन क्या है, इसके बारे में है कि भाई इको टूरिज्म क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और भारत से उपयुक्त उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। अब देखो इको टूरिज्म क्या होता है, मैं आपको एक यहाँ पर जगह है तो बताता हूँ। एक होता है बायोस्फीयर, जैसे कि ये आप देखते हो ना, आपने काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स देखे होंगे, ठीक है। नेशनल पार्क्स क्यों बनाए जाते हैं, वो इको टूरिज्म क्षेत्र होता है, ताकि जो एनिमल्स है ना, वहाँ की जो जैव विविधता है वो बनी रहे, ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी है ना एनिमल्स के अंदर, वो बनी रहे। इसी को बनाए रखने के लिए हम नेशनल पार्क्स, किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क बना देते हैं, ठीक है। और उससे फ़ायदा क्या होता है, वहाँ पे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है।
लोग आते हैं, हमारे देश के भी लोग आएंगे, बाहर से भी लोग आएंगे घूमने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे ही ये होता है बायोस्फीयर, इसको बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें तीन जो है अलग अलग दीवारें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एक दीवार है तो ये हो गई, ठीक है, एक इससे बड़ी हो गई, एक इससे और बड़ी हो गई, ठीक है। अब ये दीवारें क्या है, ये प्रोटेक्ट करती हैं यहाँ पे जो एनिमल्स रह रहे हैं ना इस वाले क्षेत्र में। ये जो पूरा क्षेत्र है ना ये एनिमल्स के लिए है। ये छोटा क्षेत्र लग रहा है आपको लेकिन बहुत बड़ा होता है, रियलिटी में देखते हैं ना तो काफ़ी बड़ा होता है, बहुत बड़ा जंगल बन जाता है ये, ठीक है। आपने, मुझे पता नहीं, शायद आपने डियर पार्क देखा होगा कभी दिल्ली का, दिल्ली में डियर पार्क बना हुआ है, तो वो भी एक स्पेयर है, ठीक है, नेशनल पार्क के अंदर आता है। वो भी एक बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए बनाया गया एक जो है संरक्षण अधिनियम के तहत पार्क है वो भी इसी प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। उसमें भी काफ़ी सारी दीवारें हैं। इससे क्या होता है ना, जो एनिमल्स जो यहाँ पे रह रहे हैं ना उनको एक संरक्षण मिलता है, ठीक है, सेफ्टी मिलती है। और जो जो बाहर वाला जो ये इलाका है ना ये है आपका घूमने फिरने के लिए, बेसिकली लोग यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सभी के लिए अवेलेबल नहीं है ये, जैसे कि स्टूडेंट्स है भाई, स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो जंगल की जो लाइफ है उसको देखना चाहते हैं नज़दीक से, तो इसके लिए बच्चों की स्टडी के लिए यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये होता है बायोस्फीयर। ये क्यों बनाते हैं, संरक्षण के लिए, ठीक है। इसी को हम इको टूरिज्म कहते हैं। यहाँ पे बच्चे घूमने के लिए आते हैं ना इन क्षेत्रों में, इसी को हम इको टूरिज्म कहते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि पर्यावरण से एक लगाव उनका हो जाए, ठीक है, ताकि समझे उसकी जो कीमत है ना इन्वायरमेंट की, उसको समझे, इसका मतलब यही होता है। उसके बाद सेकंड जो आपका है वो है आठवां। इसमें क्या है, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संग्रहालय। संग्रहालय आपको पता है क्या होता है, यानी कि जहाँ पे जो हमारे पुराने जो सामान है, जैसे कि राजा महाराजा की जो तलवारें होती है, उनकी कवच है, कपड़े हैं, जूते चप्पल है, उनको संभाल के रखा जाता है, उन्हीं को हम बोलते हैं संग्रहालय, ठीक है। राजा महाराजा या जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके जो सामान है वहाँ पे रखे होते हैं। अब देखो इनका फ़ायदा क्या होता है, सांस्कृतिक धरोहर को बचाने में क्या रोल प्ले करते हैं ये, तो मैंने वो बताया है यहाँ पे कि भाई सांस्कृतिक रूप से जो अगर देखें तो संरक्षण प्रदान करते हैं, पहले तो सुरक्षा देते हैं, ठीक है, सेफ्टी, यानी कि जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर की चीज़ें हैं ना उनको ये सेफ रखते हैं अपने पास, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर मेंटेनेंस होता है उन चीज़ों का, साफ़ सफाई होती है, और किसी चीज़ की निगरानी में कैमरे वगैरह होते हैं वहाँ पे, गार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी निगरानी में वहाँ पे रखे होते हैं और उनको संरक्षण मिल रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। और सीखने को मिलता है, यानी कि जैसे कि आप लोग जाते हो कभी, आपने कभी देखा होगा कि नहीं देखा होगा, तो अगर हम दिल्ली के म्यूज़ियम वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हो कि वहाँ पे रखे होते हैं वो सब चीज़ें, कि भाई ये शहीद भगत सिंह की जो है वो है कपड़े वगैरह जो भी है, उनकी तलवारें, उनकी बंदूक वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते होंगे, तो वो रखी होती है वहाँ पे। क्या होता है, सीखने को कैसे मिलता है कि भाई उनके बारे में वहाँ पे लर्निंग लिखी होती है कि भाई उनकी क्या सीखे हैं, क्या बताया उन्होंने, कब उनकी मृत्यु हुई, क्यों हुई, इस वजह से, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, डिस्प्ले लगी होती है, यानी कि शीशों के अंदर वो कब्जे में, मतलब एक तरीके से एक तिजोरी में पैक होते हैं ताकि कोई उनको चुरा ना पाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि नई दिल्ली में आपको वहाँ पे मिलता है, ठीक है। और वैश्विक संबंध आपको मिलते हैं, संवाद, संसाधन, उसके बाद आर्थिक लाभ मिलता है, ब्रिटिश संग्रहालय में जो है वहाँ पे मिलता है। मतलब ये क्या है कि ब्रिटिश संग्रहालय है वहाँ पे भी सब हमारे जो इंडिया की कुछ धरोहर है ना, सांस्कृतिक धरोहर, वो रखी हुई है, ये बता रहा है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा टाइम बच जाएगा। प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। अब देखो, अगर हम पर्यावरण कह रहा हूँ, पर्यटन यानी कि टूरिज़्म। अब देखो टूरिज़्म को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ा जो रोल है ना वो टेक्नोलॉजी का भी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी मतलब आपके मोबाइल फ़ोन्स, वेबसाइट, ठीक है। और आप पोस्टर्स देखते हो ना, आपके पोस्टर्स लगे होते हैं बोर्ड पे, बड़े बड़े जो सड़क होती है, हाईवेज़ होते हैं, वहाँ पे पोस्टर्स लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं वो कि भाई नेशनल पार्क घूमने के लिए आओ, और या फिर हमारे देश में आओ, मक्का मदीना आओ, सऊदी अरब आओ, यूएई आओ, इस तरीके से ना वो आपको बुलाते हैं, आपको मेज़बानी करो, मतलब वो मेज़बानी करते हैं वहाँ पे बैठ के कि भाई आप हमारे देश में आओ, घूमो, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा नहीं है तब भी चलेगा, आप आओ घूमो बस, ठीक है। ये मतलब इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी का सही उपयोग। अपने आर्थिक लाभ को ज़्यादा करने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं ना, हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी प्रचार करते हैं, ठीक है।
इसका जो सकारात्मक प्रभाव काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि सुविधा आपको मिल जाती है, आप इजीली एक्सेस कर पाते हो, अपने घर बैठे बैठे आप टिकट बुकिंग कर लोगे, है ना। सूचना आपको मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आप प्राप्त कर पाते हो कि भाई कौन से क्षेत्र में ये पड़ता है, कहाँ आता है, इस तरीके से, है ना, कि उसकी क्या खासियत है, ये सब चीज़ें आप पहले ही पढ़ पाते हो, ठीक है। इंटरनेट से आप अनुभव कर पाते हो अपने आप को, है ना। इंटरनेट यानी कि जो वीडियोज़ हैं, इमेजेस देख के आप खुद को देखते हो कि अगर आप वहाँ पे पहुँचोगे तो आपको कैसा मज़ा आएगा, ये सब। उसके बाद प्रभावशाली जो संचार है वो आपको देखने को मिलता है, और आप नई नई इमारतें देखने को मिलती है, आर्थिक विकास तो होता ही होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिलती है। इसके पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने पॉजिटिव्स भी लिखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ पूछा नहीं है। 1.5 पेजों में आपका ये बल्कि ज़्यादा ही हो जाएगा, 2 पेज भर जाएंगे आपके इसमें, ठीक है। अब बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करके, सब्सक्राइब वगैरह आप कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।